आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ एक लिमिटेशंस थी। टू ओवरकम दीज limitations, Bohr's put forward another model known as Bohr's model of an atom. There are some postulates of Bohr's model. Very first postulate is the atom consists of a tiny region called nucleus, in which entire mass of atom and entire positive charge is concentrated, known as nucleus. ठीक है। The negatively charged electron revolve around the nucleus in circular orbits. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द electrostatic force between electron and nucleus. The centripetal force required is provided by electrostatic force between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ क्लियरली सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन r। अगर r रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट का, देन mv² अपॉन r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है और इस ऑर्बिट का रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी mv² अपॉन r। अब ये जो फोर्स होगी, दिस फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है ZE। अगर Z एटॉमिक नंबर है तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा Z इंटू E, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E। तो Q1 की वैल्यू मेरे पास ZE आ गई और Q2 की वैल्यू E आ गई। तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है K Q1 Q2 अपॉन r²। तो K Q1 की वैल्यू ZE और Q2 की वैल्यू E हो गई। तो ZE इंटू E ये हो जाएगा ZE² अपॉन r²। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट। An atom consists of tiny region. This tiny region is called nucleus, in which entire positive charge and entire mass of the particle atom is concentrated. The electrons revolves around the nucleus in circular orbits. The necessary centripetal force required for electron is provided by the electrostatic force between electron and the nucleus. This was the first postulate. Now the second postulate is that the electron revolves around the nucleus only in certain discrete energy orbit.
सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है। दीज ऑर्बिट्स आल्सो कॉल्ड नॉन रेडिएटिंग एनर्जी ऑर्बिट्स, कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करेगा तो उस केस में किसी प्रकार की एनर्जी रिलीज नहीं होगी। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है ये, ठीक है। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओनली दो ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी, स्टेशनरी केवल वही ऑर्बिट होंगे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in certain discrete orbit या non radiating orbits called stationary orbits, in which angular momentum of electron is integral multiple of h अपॉन 2 पाई, के इलेक्ट्रॉन केवल सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी एंगुलर मोमेंटम अगर v वेलोसिटी है इस ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, देन एंगुलर मोमेंटम विल बिकम mvr is equal to nh upon 2 पाई। दिस इज सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक मॉडल। क्लियर। थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है या फिर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो उस केस में एनर्जी या तो रिलीज करता है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर एनर्जी से लोअर में जंप करेगा तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। मीन्स द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब oblique emit the energy when it jumps from lower to higher, और इमिट कब करेगा जब हायर टू लोअर जंप करेगा, हायर टू लोअर। द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा जब लोअर टू हायर में जंप करेगा और एमिट करेगा जब हायर टू लोअर में जंप करेगा, ठीक है। व्हेन इट्स जंप फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, इक्वल टू difference of energies of two non-radiating orbits, मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक नॉन रेडिएटिंग एनर्जी लेवल से दूसरे नॉन रेडिएटिंग एनर्जी लेवल में,
चाहे वो लोअर टू हायर करे चाहे हायर टू लोअर करे, दैट विल बी इक्वल टू कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द टू ऑर्बिट्स। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है नॉन रेडिएटिंग, ये दूसरा नॉन रेडिएटिंग, ये तीसरा नॉन रेडिएटिंग एटम ऑर्बिट है 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, सपोज ये इनिशियल लेवल एक्ट कर गया इसमें, तो इस लेवल पे जंप किया तो ये फाइनल लेवल हो गया, ये फाइनल आ गया और ये इनिशियल आ गया। तो इनिशियल से जब फाइनल में जंप करेगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, इसकी एनर्जी कुछ और है, इसकी एनर्जी कुछ और है, इसकी एनर्जी कुछ और है। मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा। ये ज़रूरी नहीं है इसमें से इसमें जंप करे, ये इसमें से इसमें भी डायरेक्ट जंप कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए, इन दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर जितनी एनर्जी होगी, इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस जो भी होगा, तो उतनी एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करता है तो ये पहले से तीसरे में जंप कर जाएगा। अगर दोनों के डिफरेंस के बराबर एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, या एटम को इतनी एनर्जी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। ठीक है। और जब यहाँ पर होगा ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ जंप कर गया, जब यहाँ पर होगा तो ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तो ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। तो दोनों के डिफरेंस के बराबर जो है वो एनर्जी रिलीज़ या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। दीज आर द थ्री पोस्टुलेट्स। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, ये सेकंड पोस्टुलेट है और ये आ गया थर्ड पोस्टुलेट। तो ये तीन पोस्टुलेट्स हैं इसके, बोहर मॉडल के ये तीन पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट और ये तीसरा पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट था mv² अपॉन r इज इक्वल टू kzd² अपॉन r²। सेकेंड पोस्टुलेट था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। और थर्ड पोस्टुलेट आ गया डेल्टा ई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। अब इनकी सहायता से हमने इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है डिफरेंट। जैसे मान लो वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जैसे मान लो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिट में है, पहले ऑर्बिट में है, दूसरे ऑर्बिट में है, या तीसरे ऑर्बिट में है, चौथे में है, किसी में भी हो, तो उसका रेडियस हमने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस कैलकुलेट नाउ। रेडियस ऑफ बोहर्स nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो पहले ऑर्बिट में है, ठीक है, या दूसरे ऑर्बिट में है, या तीसरे में है, या चौथे में है, इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमने मान लीजिए nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है और उसका जो रेडियस है वो Rn है। क्योंकि जैसे ही हम न्यूक्लियस से आगे चलते जाते हैं तो हर एक का रेडियस जो है वो अलग अलग है, तो किस ऑर्बिट का कितना रेडियस है वो हमें कैलकुलेट करना है। नाउ टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, नाउ क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, क्या था पहला पोस्टुलेट, mv² अपॉन r, n बोल देता हूँ nth ऑर्बिट के लिए, इसका रेडियस हो जाएगा mv² अपॉन rn मस्ट बी इक्वल टू kze² अपॉन rn²। अब मुझे निकालनी है r की वैल्यू, तो ये r के साथ r कैंसिल हो जाएगा, rn की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास kze² अपॉन mv²। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। नाउ क्योंकि k कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
लेकिन वेलोसिटी अलग अलग ऑर्बिट में इसकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। तो इसलिए इसको भी अगर एक कांस्टेंट टर्म में इसको रिजॉल्व कर लिया जाए, ठीक है, तो लेट अस टेक फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड किससे क्या बन जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो आर एन एनथ ऑर्बिट की बात हो रही है, तो इसको हम लिख देते हैं एम वी आर एन। तो अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि v इस रिलेशन में v ही एक ऐसी वैल्यू है जो वेरी कर रही है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट हैं। तो v की वैल्यू आ जाएगी ये यहाँ से एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर एन। एन फिक्स में लिखा है हमने nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वेलोसिटी की, तो आर एन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन एम, और वी स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर एन स्क्वेयर। अब क्योंकि यहाँ पर m के साथ ये m कैंसिल हो जाएगा और इधर आर एन स्क्वेयर आ रहा है, तो r के साथ एक r कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अब r की वैल्यू आ जाएगी आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के ई स्क्वेयर। के की वैल्यू है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9 इंटू 10⁻⁹, ये वैल्यू थी के की। तो हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू r की वैल्यू आ गई हमारे पास n स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के ई स्क्वेयर। अब n की वैल्यू बात करें, n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 जो भी है इस केस में। हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, पहले ऑर्बिट में है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये भी कांस्टेंट है। k की वैल्यू कांस्टेंट है, e की वैल्यू कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। तो इस केस में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, फॉर हाइड्रोजन अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आ जाती है मेरे पास 0.r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। r की वैल्यू हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए इस केस में, ठीक है। h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, k की वैल्यू, e की वैल्यू, n की वैल्यू। हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास ये रेडियस आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से देखें सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, बट r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर, तो इसका मतलब जो है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर आ रहा है। तो पहले ऑर्बिट में अगर ये है तो दूसरे ऑर्बिट में इसकी जो वैल्यू है वो n की वैल्यू 2 रख दी जाएगी, तीसरे ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 रख दी जाएगी। सो r1 इज टू r2 इज टू r3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, पहले के लिए n की वैल्यू 1, तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर है तो 1 इज टू, दूसरे के लिए 2 हो जाएगी 1:4 इज टू, तीसरे के लिए n की वैल्यू 3। तो यानी कि पहले का अगर ये पहले ऑर्बिट में ये रेडियस है तो दूसरे में इसका 4 गुना हो जाएगा, तीसरे में इसका 9 टाइम्स हो जाएगा, चौथे में इसका
16 टाइम्स हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो जो रेडियाई है अलग अलग ऑर्बिट की जो रेडियाई होंगी दैट विल बी इन द रेशो ऑफ 1:4:9:16 एंड सो ऑन। क्लियर? दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट in nth orbit of an atom. Clear? Now we have to find out the velocity of the electron in particular orbit. Velocity calculate करनी है अब हमने। Now let us calculate velocity of electron. Velocity of electron in Bohr's स्टेशनरी ऑर्बिट। बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि पहले पोस्टुलेट में से था हमारे पास mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। इस r से r कैंसिल हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी की वैल्यू। अब इस केस में r की वैल्यू आई थी हमारे पास kZe²/mv²। नाउ फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट क्या था? फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ तो ये आ जाएगा nh/2πmr। अगर मैं r की वैल्यू ये रख देता हूँ यहाँ से तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि इन्हीं पोस्टुलेट्स में से हमने कैलकुलेट करनी है। v इज इक्वल टू nh/2πm इंटू r की वैल्यू आई थी हमारे पास kZe² इंटू mv²। अब m से m कैंसिल हो जाएगा, v से ये v कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आ गई 2π kZe²/nh। v इधर रह गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 2π kZe²/nh। फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1 और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू रखे जाए तो v इज इक्वल टू 2π kE²/nh। तो उस केस में क्योंकि अब हाइड्रोजन के अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, k की वैल्यू कांस्टेंट है, e की वैल्यू कांस्टेंट है, h की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन में भी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो n की वैल्यू 1 होगी। तो v की वैल्यू आ जाती है हमारे पास पाई की वैल्यू, k की वैल्यू, e की वैल्यू और h की वैल्यू और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। और इस केस में अगर हम देखें तो v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है, v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। ठीक है, तो दूसरे ऑर्बिट में ये 1/2 टाइम हो जाएगी, तीसरी ऑर्बिट में 1/3 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ चलते जाते हैं तो वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज़ करती जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जैसे ही उसका दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा तो कम वेलोसिटी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तीसरे ऑर्बिट में 1/3 टाइम, चौथे ऑर्बिट में 1/4 टाइम्स एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो रिलेशन है क्लियरली v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। frequency of
इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अब स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। नाउ फर्स्ट ऑफ लेट अस कैलकुलेट टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी। अब क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एक चक्कर काटने में ये टी टाइम लेता है। तो सपोज टी इज़ द टाइम पीरियड, ठीक है। देन क्लियरली टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी, यानी कि डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, अगर आर रेडियस है इसका ऑर्बिट का, तो ये हो जाएगा 2πr अपॉन वी। अब क्योंकि वेलोसिटी के लिए हम थोड़ी देर पहले रिलेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, 2πkZe² अपॉन NH, ये था वेलोसिटी के लिए रिलेशन। तो अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर v की, तो t आ जाएगा मेरे पास 2πr अपॉन v की वैल्यू हो जाएगी 2πkZe² इंटू NH। तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू NHR अपॉन KZe², NHR अपॉन KZe², ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। चाहो तो यहाँ पर हम टाइम जो रेडियस है, रेडियस की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे रेडियस की हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी n² अपॉन 4π² mke², ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है आर की जगह। nth ऑर्बिट का जो रेडियस था वो ये था हमारे पास, तो इसके लिए हम ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। तो आर की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ये बन जाएगा विच इज इक्वल टू टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास NH ऑलरेडी ये है, और इंटू n² h² आर की वैल्यू अपॉन KZe² ये था, इंटू 4π² mke² ये आ जाएगा रिलेशन हमारे पास। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। वैसे आप अगर यहीं छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल। लेकिन अगर इसको बिल्कुल कांस्टेंट इसमें निकालना है तो कांस्टेंट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एन की वैल्यू, आर की वैल्यू जो है वो भी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। तो ये बन जाएगा n³ h³ अपॉन 4π² m, 4π² m के, और एक के ये है k² Ze⁴, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास ये इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, सारी की सारी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट आ गई। तो उसमें आर की वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी ये। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू इज इक्वल टू 1/t विच इज इक्वल टू k, अगर मैं इस रिलेशन से निकालूं तो KZe² अपॉन NHR, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर इस केस में फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, तो न्यू इज इक्वल टू KE² अपॉन NHR। अब जैसे ग्राउंड स्टेट की बात करें, N की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले 0.529 एंगस्ट्रॉम। थोड़ी देर पहले हमने R की वैल्यू डिस्कस करी थी 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आई थी। तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए या फिर इन टर्म्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जाए यहाँ पर, तो अल्टीमेटली हमारे पास K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से या E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से सब N की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। तो फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, और अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट के लिए N की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6.57 इंटू 10⁻15 RPS रेवोल्यूशन
per second. 6.57 into 10 raised to power 15 rps. This is the frequency of a electron in hydrogen atom. ठीक है. Now we have to calculate the energy of, अब हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है बोहर के स्टेशनरी ऑर्बिट में. ठीक है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in Bohr's stationary orbit. अब हमने एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की बोहर के स्टेशनरी ऑर्बिट में. ठीक है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट. जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट में. अब इसका मतलब इसमें दो प्रकार की एनर्जी है. कौन सी? क्योंकि ये मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो एक काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरा क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी है. अगर r इसका रेडियस है तो उसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है. तो दोनों प्रकार की एनर्जी में इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. नाउ लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या रिलेशन था हमारे पास? हाफ mv². अब क्योंकि now according to first postulate, Bohr's first postulate, mv² upon r is equal to kze² upon r². r के साथ r कैंसिल हो जाएगा तो mv² की वैल्यू आ जाएगी kze² अपॉन r. तो ये वैल्यू अगर मैं mv² की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kze² upon 2r. This is the kinetic energy of electron in Bohr stationary orbit. क्योंकि फर्स्ट पोस्टुलेट था mv² अपॉन r, kze² अपॉन r². r से r कट गया तो काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन था हाफ mv². तो हाफ mv² की वैल्यू आ जाएगी ये. ठीक है. तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. नाउ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई चार्ज. अब देखिए पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है. इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. तो इस पॉइंट के ऊपर न्यूक्लियस के कारण कितना पोटेंशियल है? मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. अब न्यूक्लियस के कारण पोटेंशियल था यहाँ पर kq अपॉन r, kze अपॉन r इंटू चार्ज. पोटेंशियल इंटू चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था हमारे पास -e इंटू -e. तो ये बन जाएगा हमारे पास -kze² अपॉन r. तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास -kze² अपॉन r. पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव. कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वाई दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव. नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स के कारण है. अब अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन था हमारे पास kze² अपॉन 2r, kze² अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी थी -kze² अपॉन r. तो ये बन जाएगा -kze² अपॉन r. अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ इसमें तो ये आ गया 2r, इसमें एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा
के जेड ई स्क्वेयर माइनस 2kze² विच इज इक्वल टू -kze² अपॉन 2r, यानी टोटल एनर्जी आ गई E इज इक्वल टू -kze² अपॉन 2r। दिस इज द टोटल एनर्जी। अब क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया दिस इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगी हुई है। अब इसमें थोड़ा सा रिलेशन देखें, अगर हम टोटल एनर्जी के लिए रिलेशन था -kze² अपॉन 2r, और काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन था हमारे पास kze² अपॉन 2r, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी जितनी है उसका नेगेटिव होगी, जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मोर ओवर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में अगर हम रिलेशन देखें तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये टर्म आ जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी, क्योंकि टोटल एनर्जी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का डबल होगी। तो कई बार इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द पोटेंशियल एनर्जी इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इज दिस मच, total energy is this much, calculate its potential energy and kinetic energy। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। मतलब किसी ऑर्बिट में इसकी जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी एक तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, और एक कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी विल बी ट्वाइस ऑफ दिस मच, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू -13.6 विच इज इक्वल टू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल टोटल एनर्जी, तो इसको काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो जितनी टोटल एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। हम रिलेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फर्क है साइन का। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी नेगेटिव थी इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर फार्मूला में घुसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो इसमें से। जो ये हमारे पास रिलेशन यहाँ से आया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होगी एंड काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी गिवन है इसका डबल कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसका पॉजिटिव ले लीजिए, यानी कि इसका नेगेटिव ले लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेट टोटल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।